आलोक जी, एक मौका आप लोग भी दीजिए, कोई टारगेट बताइए कि क्या टारगेट है आप लोगों का, ताकि प्रदीप जी फिर कलम और वो लेकर बैठे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर 303 पिछली बार आया था, ये एक सच्चाई है। वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे तो लगता 450 कहना चाहिए। आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे, तो 450 क्यों ना। मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा? क्या ये पार पार का जो खेल है, ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है कि मोदी जी वहां से कुछ कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे, फिर 4 लोग और कहेंगे। हरियाणा में मुझे याद है पिछले चुनाव में अब की बार 75 पार आए थे, 40। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले साल 160 पार था। हिमाचल के अंदर 40 पार था, आए कितने थे? 24। दिल्ली में भी 60 पार था। सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी है। राजस्थान में अभी चुनाव होने के बाद एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट को एमएलए ना बने हुए भी उसको मंत्री बना दिया गया था, वो भी हार गया और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से हारा। तो मुझे लगता है कि दूसरा पहलू भी देखा जाना चाहिए। और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है? इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? मेरा मानना है कि पिछली बार और इस बार में तमाम फर्क हैं और मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा। मोदी जी अगर स्वयं के अपने भी भाषण 2013-14 के सुन लेंगे तो उनको स्वयं को लज्जा आएगी कि मैंने क्या क्या कहा था। इनकम टैक्स वालों को बहुत पैसा दे रहे थे वो, और 15 लाख और 100 स्मार्ट सिटी। हर बार गोल पोस्ट बदलिए, आप पूरी तरह से सरकारी पैसे पे चुनाव प्रचार कीजिए और जनता को गुमराह कीजिए। किसान आज भी वहां पर तड़प रहे हैं, उनके लिए कीलें खड़ी कर दीजिए और कहिए कि साहब मैं तो एमएसपी भी दे दूंगा, मैं तो ये भी दे दूंगा, मैं तो वो भी दे दूंगा। 2022 के तमाम आंकड़े आप देख लीजिए, किसानों की आय डबल हो रही थी, वो घट के 32 से 27 रुपए पर आ गई, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। मोदी जी है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिर मैं कहूंगा आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे। 400 क्यों, 500 की बात क्यों ना की जाए? और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही? ठीक है, जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनको भी साथ ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि डर है। केवल मोदी जी आ गए हैं, हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई जाए, साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया जाए, ईडी सीबीआई को सबके पीछे छोड़ दिया जाए। इतनी फटकार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई? ये अंजना जी हमारे साथ राजस्थान में खूब चुनाव में प्रचार करती थी। क्या गंगानगर का पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए राजस्थान में? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? हाँ। लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी। मुद्दों की बात तो आपको किस लिए बुलाते हैं? मुद्दा ये तो बताने के लिए बुलाते हैं। फिर कहूंगा अंजना जी, मुद्दों की बात और सवाल सारा विपक्ष से खींच सामने वाले मीडिया पर निकालिए। मैं नहीं कह रहा मीडिया से, मैं मीडिया के ऊपर नहीं कह रहा। खींच से नहीं चलेगा सर। मैं खींच की बात नहीं एक कर रहा। एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए ना, आप लोगों का क्या टारगेट है? कौन से, एक सेकंड गौरव जी, कौन से स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है? आप मुझे बताइए, कहां कहां पर आपको उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे? आप अपना नंबर्स बताइए ना, आप नंबर्स बताइए, अभी दिखाएंगे सामने। मैंने पहले भी कहा, उसकी चर्चा करें। मैंने पहले भी कहा कि ना तो मैं ज्योतिषी हूं ना ईवीएम मेरे कब्जे में। अच्छा, टारगेट नहीं देंगे? अभी भी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी हैं तो सरकार आ जाती। मतलब कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं की। मोदी जी भाषण देते हैं संसद में, 10 मिनट का भाषण होता है, उसमें 50 बार 70 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। गौरव भाटिया जी अभी कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई आपने क्या किया देश के लिए, वो तो बताइए ना। गौरव भाटिया जी बड़े अच्छे राजनीतिक वो हैं, नेता हैं। गौरव भाटिया जी, आपने कहा कि किसी भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ने 2019 की आपकी जो जीत हुई एनडीए और बीजेपी की, उसको बताया नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी है। 3 दिन पहले अभी एमबीए की क्लासरूम में ये डिलीवर्ड किया गया कि ये किस तरह से प्रिडिक्शन किया गया था, जिसमें पूरे के पूरे स्टेट
पूरे के पूरे वोट शेयर, सीट शेयर आइडेंटिकल मैचिंग थे। ये तो आंकड़े हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और साथ में हम कह भी रहे हैं, ये भी तो आंकड़े बताए मैंने कि 100 सीटें ऐसी थी, राज्यों के नाम बताए जहां केवल एनडीए की 2 सीटें आई थी, 100 में से 2। अब उसको क्या कहिएगा? तो वहां पर मेहनत करने की जरूरत है ठीक है एनडीए को। संजय जी ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, ये नंबर्स यही बता रहे हैं। अगर आप 2014, 2019 और इनके जो नतीजे हुए 2014 और 19 के लोकसभा के, वो ये बता रहा है बीजेपी का स्ट्रेंथ कहां कहां है, एनडीए की स्ट्रेंथ कहां है, कहां गुंजाइश है एनडीए बढ़ सकती है, और कहां गुंजाइश है लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। कई ऐसे राज्यों का जिक्र किया जहां पर 94, 95% सक्सेस रेट है। तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं गुंजाइश है यहां भी, लेकिन गुंजाइश का स्कोप बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन पर है। लेकिन 2014 के बाद 2019 के चुनाव में भी यही बात होती थी। राजस्थान में 2014 में 25 सीटें जीत ली, तो क्या 2019 में वो रिपीट कर पाएगा? गुजरात के बारे में यही चर्चा होती थी। और कुछ ऐसे राज्यों के बारे में जिक्र किया गया जहां पर बीजेपी के लिए तो शायद बहुत गुंजाइश नहीं है। जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, 114 सीटें जीती हुई हैं, और अगर एनडीए को 300-400 पार करना है तो उन्हें 161-162 सीटें जीतनी होंगी, और वहां स्ट्राइक रेट जो उनका 44-45% था, वहां से बढ़ा के उनको लगभग 60-65% करना पड़ेगा। और बहुत केयरफुली यह बताया गया कि यहां एनडीए की बढ़त हो सकती है, बीजेपी बहुत नहीं बढ़ सकती। जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरल है, केरल में तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐसे 2-3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी अपना तो आंकड़ा नहीं बढ़ा सकती। तो जो 370 का जो आंकड़ा है, शायद उस पर चर्चा हम बहुत, कम से कम मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अचीवेबल है। 370 तो नहीं पहुंच सकती बीजेपी, ऐसा मैं मानता हूं आंकड़ों के नजरिए से। लेकिन शायद 400 का आंकड़ा पार करने की गुंजाइश एनडीए के लिए अभी भी है, लेकिन वो अभी भी इसी के लिए है क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 370 नहीं जाएगी, उन्हें अलायंस बनाने पड़ेंगे। आंध्रा में उसकी गुंजाइश है, तमिलनाडु में उसकी गुंजाइश है, पंजाब में भी अभी उसकी गुंजाइश है। फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया जब बीजेपी के साथ जाने पर, तो इस पर उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो ये कश्मीर की भी 3 सीटों पर लगता है इनकी नजर है। ये सब पूछेंगे गौरव जी से, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी का आपका कमेंट पीएम के 370-400 वाले बयान पर, और वीज़ा-वी जब हम ये स्टेट्स और ये नंबर्स देखते हैं, क्या समझ में आता है? पहली बात तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। हर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हो, जाहिर सी बात है वो एक ऐसा नंबर फेंकते हैं जिसपे उनका कार्डर कम से कम एंथ्यूज रहे, एक टारगेट के लिए काम करे, इसलिए उस संदर्भ में इसको देखता हूं। दूसरी बात, आज की तारीख में मैं स्ट्राइक रेट को बिल्कुल इररिलेवेंट मानता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि जिस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 50% के ऊपर है, वहां उस 50% के वोट शेयर को मेंटेन कर पाएगी या नहीं मेंटेन कर पाए। क्योंकि फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम अगर आपका 2% वोट शेयर भी गिरता है तो उससे आपका स्ट्राइक रेट ड्रास्टिकली बहुत कम हो सकता है। आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, विधानसभा के चुनाव में 40% वोट शेयर उससे मेंटेन कर रखा, गुजरात के अंदर लगातार 38% वोट शेयर मेंटेन कर रखा, बट लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 0 है। तो दिल्ली का उदाहरण अगर आप देखें तो दिल्ली में एक विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 56% वोट मिलता है और 67 और 62% सीटें मिलती हैं। लोकसभा के चुनाव में वही आम आदमी पार्टी 18% वोट पे चली जाती है, 0 सीटें उसको मिलती है। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितने परसेंट है। लगभग 13-14 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्राइक रेट अगर 100% भी कर ले तो भी क्या उसकी सीटों में क्या जबरदस्त इजाफा होने वाला? बिल्कुल इजाफा नहीं होगा। अगर वो अपना वोट शेयर 60% की जगह 75% कर ले, तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटों में जबरदस्त इजाफा होने वाला? बिल्कुल नहीं होने वाला। 3 राज्य हैं जो दरअसल तय करेंगे, एक महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका और तीसरा राज्य है बंगाल। इन तीनों को अगर मिला लें तो 116 सीटें होती हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर 41 सीटें मिली थी। क्या इस बार 41 का आंकड़ा जोड़ सकती? आपका अपना सर्वे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 41 नहीं बल्कि उसमें 19 सीटों की घटोत्तरी हो सकती है। क्या बंगाल के अंदर वो 18 सीटें मेंटेन कर सकती है? मुझे लगता है कि इस बार बहुत मुश्किल है, हालांकि कोशिश बहुत हो रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तीसरा, क्या कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता 28 में से 26 सीटें अपने गठबंधन के साथ ही साथ मेंटेन कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती, और बल्कि उसने अपनी जीती हुई कुछ सीटें इस बार जनता दल सेक्युलर को देना है, जो उसकी कमजोरी की निशानी। तो मेरा अपना मानना यह कि महत्वपूर्ण चुनाव में यह नहीं कि बीजेपी 400 सीट पाती है, 500 या 300।
महत्वपूर्ण यह कि बहुमत का आंकड़ा उसके पास आता या नहीं आता, और अगर बहुमत का आंकड़ा छूती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार बहुमत का आंकड़ा एक ऐसी पार्टी जिसने कभी बहुमत का आंकड़ा 2014 के पहले नहीं किया था, बड़ी उपलब्धि होगी। और तब उनकी तुलना कांग्रेस पार्टी से होगी जिन्होंने 51, 56 और 62 में लगातार 3 बार चुनाव जीता था। चलिए ठीक है गौरव जी, आप इसका भी जवाब दीजिएगा। और महाराष्ट्र आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है, क्योंकि हमारा पिछला सर्वे इंडिया टुडे का वो ये साफ इशारा कर रहा है कि लोग इनको, चाहे वो शिंदे साहब है, उनको ओरिजिनल शिवसेना नहीं मान रहे हैं या अजीत गुट को नहीं मान रहे हैं। और दूसरा, आंध्र प्रदेश में कौन साथ आएगा, चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी, किस पर आप लोग इस बार बाजी लगा रहे हैं? और फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया एनडीए को लेकर तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्या मामला है? अंजुना जी, सारा मामला अगर पीएससी पे बता देंगे ना तो लोग कहेंगे रिगिंग हो गई, इसलिए मैं समझता हूं थोड़ा सा इंतजार करिए, आप देखेंगी कैसे एनडीए और मजबूत होगा। लेकिन प्रदीप जी अभी कह रहे थे कि हमारा उनसे बैर है। मैं प्रदीप जी से एक बात कहूंगा, बहुत ही सम्मानित चुनाव विश्लेषक हैं और ये बात सही है कि उनका आकलन सटीक बैठता है। हम तो कहेंगे आपके मुंह में घी शक्कर प्रदीप जी, आपने तो 304 सीटें भाजपा को अकेले दी हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा सह सम्मान हम लोग भी जमीन पे जाते हैं। अभी प्रचार की शुरुआत भी नहीं हुई है और भारत में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जिसकी विश्वसनीयता हिमालय की चोटी की तरह है कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे बड़ा माइक्रो मैनेजर कोई है अगर राजनीति का चाणक्य तो वो अमित शाह जी हैं। संगठन में कोई निपुण है तो वो हमारे पास जेपी नड्डा जी हैं। ये हमारी जो तिकड़ी है ना, ये हमें विश्वास देती है कि लाखों लाखों करोड़ों जो हमारे कार्यकर्ता जो लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा और 370 पार हो जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी कह रही थी भाजपा पार पार का खेल खेलती है। अरे कांग्रेस पार्टी, आप भी तो पार का ही खेल खेलते हो। आज तो हर कोई राहुल गांधी से कह रहा है हमारी नैया कौन पार लगाएगा, तो पार पार का गेम तो आप भी खेल रहे हो। और देखिए जो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा आ रही है, बड़ी गाड़ी का इंजन जो है वो फेल हो गया है। अब तो साइकिल का पहिया लगा के उस गाड़ी को आगे खींचा जा रहा है। इसकी दो वजह है, जब इंजन अपना मजबूत नहीं होता है तो कभी लालटेन कभी साइकिल ये कोशिश करती है कि ये जो पुरानी टूटी फूटी बिना इंजन की गाड़ी है इसको आगे बढ़ाएं। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि जो ड्राइवर है ना इस कांग्रेस गाड़ी का, ये एक्सीडेंट बहुत करता है। इसीलिए आपने देखा जो स्टीयरिंग व्हील था अंजना जी, वो तेजस्वी यादव के हाथ में था, राहुल गांधी तो बगल में बैठे थे। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी की बची नहीं है। तीसरी बात, क्योंकि बात हो रही थी विश्लेषण की, आंकड़ों की, इसलिए उपलब्धियों पे हमने बात नहीं करी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उपलब्धियों की कोई कमी है। हमें याद रखना चाहिए 3 असंभव कार्य, अनुच्छेद 370 हटाना, भव्य राम मंदिर बनाना और यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में। वो करके दिखाया, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, मोदी जी की गारंटी। इसके साथ कोविड की महामारी में 220 करोड़ टीके, पहला चुनाव है कोविड की महामारी के बाद। 80 करोड़ हमारे भारतीय भाइयों को 3 साल तक राशन देना, किसने संभव किया? क्या ये सही नहीं है? ऐतिहासिक कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी। 3 करोड़ लखपति हमारी बहनें बन गई, उनको घर मिल गया। क्या ये छोटी बात है? 11 करोड़ ऐसे घर हैं जहां नल में जल आ रहा है, क्या ये छोटी बात है? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार देखिए, 352 करोड़ रुपए जनता की जो गाड़ी कमाई है वो मिली धीरज साहू के यहां से, एक शब्द नहीं बोला। तभी तो सोनिया गांधी भागी, उनको पता है इस बार रायबरेली भी हारेगी। और मैं एक बात और आशुतोष जी की बात पे कह दूं, आशुतोष जी बहुत सम्मान से एक बात कहता हूं, 28 में 28 सीटें कर्नाटका में हमारी आएंगी, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें आएंगी और 10 प्रदेश से ज्यादा ऐसे प्रदेश होंगे, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि 10 साल रात दिन मेहनत करी है, ईमानदारी से करी है, उस दामन पे कोई दाग नहीं है
उस दामन अरे, में केवल अगर खुशबू है तो वो ईमानदारी और मेहनत की है, वो दामन है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है आशुतोष जी, एक छोटा रिस्पॉन्स दे रहे, फिर आलोक जा रहे हैं। नहीं, मैं तो खाली भारतीय जनता पार्टी से एक ही सवाल पूछूंगा कि केरल में 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 40 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 26 सीटें, कुल 86 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट है। तमिलनाडु में 39 है। हाँ, एक अगर पुडुचेरी के जोड़ ले तो पुडुचेरी का जोड़ ले पुडुचेरी तो हाँ, तो 86 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 0 स्ट्राइक रेट है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी सीटों को 40% बढ़ाएगी या 50% बढ़ाएगी? यहां पे नरेंद्र मोदी का जादू क्यों नहीं चलता है अगर हिमालय की चोटी की तरीके से महान है तो? हमारी वहां सीटें कम हैं, लेकिन आशुतोष जी हम इतनी बड़ी पार्टी बन के वहां उभरेंगे तभी 370 का आंकड़ा पार होगा और इस असंभव काम को भी कोई संभव करेगा, ठीक है। तो वो हमारा आलोक जी। नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी।